प्रचार के लिए अशोक ने बहुत सारे अपने शिष्यों को या अपने पुत्रों को भेजा था, श्रीलंका तक भेजा था। छठवां शिलालेख जो था इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई थी। पांचवें में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में बताया गया था। सातवें और आठवें में अशोक की तीर्थ यात्रा का वर्णन है, जबकि नौवें शिलालेख में सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख। 10वें में उन्होंने बताया था कि जितने भी अधिकारी हैं वो सब प्रजा के हित में सोचें। 11वें में धम्म की व्याख्या की गई थी, यानी उन्होंने जो धम्म अपनाया था भेरी घोष को छोड़ करके धम्म घोष। भेरी घोष का मतलब होता है युद्ध और धम्म घोष का मतलब होता है शांति। तो धम्म घोष जो अपनाया था उसके बारे में व्याख्या इन्होंने बताई थी 11वें शिलालेख में। 12वें में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों की सम्मान की बात कही गई। 13वें में कलिंग युद्ध का वर्णन है। इसी में पड़ोसी राजाओं का भी वर्णन है। हृदय परिवर्तन की बात भी 13वें में की गई है। और 14वें शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए आदेश दिया था या प्रेरित किया था। अशोक के स्तंभ लेख 7 हैं जो अलग अलग स्थानों से प्राप्त होते हैं, जिनमें से प्रयाग स्तंभ लेख यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। बाद में अकबर ने इसको इलाहाबाद किले में स्थापित करवाया। दूसरा था दिल्ली टोकरा, तीसरा था दिल्ली मेरठ, चौथा था रामपुरवा। रामपुरवा जो अभिलेख है, स्तंभ लेख है, यह चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कार्लाय ने की थी। लौरैया अरेराज ये भी चंपारण में है, 5वां। 6वां लौरैया नंदगढ़ ये भी बिहार में ही है, जिसमें मोर का चित्र बना हुआ है। और लास्ट है 7वां कौशाम्बी अभिलेख, जो रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मीदेई है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई थी। हालांकि आपको याद रखना कि प्राचीन भारत में लगभग जो टैक्स था वो 1/6 ही मिलता है, लेकिन कहीं कहीं 1/4 भी मिलता है। जनरली क्या है 1/6 ही था। सम्राट की अगर बात करें इसमें अशोक की या पूरे मौर्य साम्राज्य की, तो साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहितों की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था मौर्य साम्राज्य में, जिसको उपधा परीक्षण कहा जाता था। मौर्य प्रांत उस समय अलग अलग पथ पर बटा हुआ था, प्रांत पर बटा हुआ था। जैसे उत्तरापथ और इसकी राजधानी हुआ करती थी तक्षशिला, अवंती राष्ट्र जिसकी राजधानी थी उज्जैनी, कलिंग जिसकी राजधानी थी तोसली, और दक्षिणापथ जिसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी। प्राची पूर्वी प्रांत था जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करते थे। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है। जो सबसे ऊपरी अधिकारी हुआ करते थे तीर्थ, उसका उल्लेख मिलता है और इनकी संख्या 18 मानी गई। और तीर्थ के जो अधिकारी थे उसको महामात्र कहा जाता था। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को ही चक्र कहा गया है। प्रांतों का प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था और विषय के जो स्वामी थे विषय पति के नाम से जाने जाते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामीक कहलाता था। अर्थशास्त्र में वर्णित सबसे ज्यादा मौर्य की जानकारी यानी मौर्य साम्राज्य की जानकारी अर्थशास्त्र से ही मिलती है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र में वर्णित 18 तीर्थ अलग अलग हैं। आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से। कुछ मैं बता दे रहा हूं, जैसे कि मंत्री प्रधानमंत्री हुआ करता था, पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान हुआ करता था, सेनापति सैन्य विभाग का,
युवराज राजा का पुत्र हुआ करता था। प्रद्रेष्टि कमिश्नर हुआ करता था और पौर नगर का कोतवाल हुआ करता था। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था, जबकि दुर्गपाल दुर्ग का रक्षक होता था। दंडपाल सेना एवं सामान एकत्र करने वाला होता था। मंत्रिपरिषद अध्यक्ष हुआ करते थे। कार्मांतिक उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष था। नायक नगर की रक्षा के लिए अध्यक्ष होता था। व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश हुआ करते थे। प्रशस्ता कारागार का अध्यक्ष हुआ करता था। समाहर्ता आय का संग्रहर्ता होता था और सैन्यधाता राजकीय कोष का अध्यक्ष हुआ करता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो कि 10 गांव के शासन को संभालता था। उसको क्या कहा जाता था? गोप। मैगस्थनीज के अनुसार, मैगस्थनीज ने एक बुक लिखी थी एटिका, और उसमें भी बहुत सारी मौर्य की जानकारी मिलती है, मौर्य साम्राज्य की। उसने बताया था कि जो मौर्य साम्राज्य था वो 30 सदस्यों का एक मंडल करता था और इसमें 6 समितियां थी और प्रत्येक समिति में 5 लोग हुआ करते थे, यानी कि 6 पंचे 30 लोग टोटल। बिक्री कर के रूप में इसका मूल्य 10वां भाग वसूला जाता था और इसे बचने वाले को मृत्युदंड तक दिया जाता था। ऐसा इंडिका में उल्लेख है। मैगस्थनीज के अनुसार एग्रोनोमोई मार्ग निर्माण का अधिकारी था, यानी कि जो पीडब्ल्यूडी विभाग था, मार्ग निर्माण का अधिकारी जो हुआ करता था, एग्रोनोमाई कहलाता था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वरोही सैनिक, 9,000 हाथी और 8,000 रथ शामिल थे। मैगस्थनीज ने बताया था कि जो मौर्यों का टैक्स लेने का था वो 1/4 टैक्स था, जबकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पता चलता है कि मौर्य 1/6 ही टैक्स लेते थे। तो ये दोनों वेरिएशन है थोड़ी थोड़ी करके, क्योंकि पूरी तरीके से सही नहीं है। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज बना के रखी थी, यानी कि जो आर्मी थी उसकी 6 लाख लोगों की थी। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही पश्चिम और पूर्वी, उत्तर और पश्चिमी एरिया को सेल्यूकस निकेटर से मुक्त करवाया था या विदेशियों से मुक्त करवाया था, इसलिए इसको मौर्य साम्राज्य का, यानी कि विदेशियों से मुक्तिदाता भी कहा जाता है। युद्ध क्षेत्र में जो सेना का नेतृत्व करता था उसे नायक कहा जाता था। सैन्य विभाग का जो सबसे बड़ा अधिकारी था सेनापति कहलाता था। प्लिनी के अनुसार भी कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। प्लिनी ने बताया था कि चंद्रगुप्त की मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष, जिसको आजकल सीबीआई के नाम से जानते हैं, कह सकते हैं सीबीआई, है ना, गुप्तचर विभाग, उसको उस समय गूढ़ पुरुष कहा जाता था। हमारी जो आधुनिक व्यवस्था है इसमें पौराणिक, ये जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं वो आज भी शामिल है, बस उनका रूप बदल दिया गया है। एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय को न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था और ऐसी भूमि जो सरकार के कब्जे में थी, एम्पायर के कब्जे में थी, उसको सीता भूमि कहा जाता था। सीता भूमि से बहुत ज्यादा टैक्स आता था, क्योंकि मगध का एम्पायर पूरा का पूरा ये छोटा नागपुर का पठार और पश्चिम बंगाल वाला एरिया और इधर साइड ये उड़ीसा, यहाँ तक कलिंग तक पूरा फैला हुआ था, काफी बड़ा था और बहुत सारी चीजें इसमें अच्छी थी। बिना वर्षा की अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रक कहा जाता था। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक की भी सहायता ली थी। मौर्य शासन 137 वर्ष तक लगभग चला। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके जो मंत्री हुआ करते थे, सेनापति हुआ करते थे, पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने कर दी 185 ईसा पूर्व में, और मगध की गद्दी पर एक नए वंश की स्थापना करते हैं जिसे ब्राह्मण वंश या पुष्य मित्र
पुष्यभूति शुंग या पुष्यमित्र शुंग के नाम से जाना गया और यहीं से ब्राह्मण वंश की शुरुआत हो जाती है। अब इसके आगे जो होंगे वो ब्राह्मण वंश होंगे